चलिए स्वागत है आपका फिर से। तो नेक्स्ट आपके इस पिछली वीडियो में मैंने ये 10 क्वेश्चन करा दिए थे रिग्रेशन लाइंस तक के। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछ रहा है सब डिवाइडेड बियर डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन परसेंटेज बेसिस। अब यहाँ पर समझने की बात है कि सब डिवाइडेड की बात कर रहा है आपसे। सब डिवाइडेड आपको बार ग्राम दे रखा है, बार डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन परसेंटेज बेसिस। तो क्या हमेशा बनाते हैं या कभी नहीं बनाते हैं, ये सम टाइम बना सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर बनाते हैं। तो याद रखना है, देखिए कभी कभी भी हम लोग बात करें कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम को नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, लेकिन सब डिवाइड तब करते हैं जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो याद रखना हमेशा नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है, सम टाइम भी नहीं करते हैं। हम ये कभी करते हैं पर्टिकुलर टाइम पर ही करते हैं जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। ओके तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स पर हमेशा बात नहीं करेंगे। देखिए नेगेटिव स्क्यूनेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब आ जाता है आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस। याद रखना है पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज, जब पॉजिटिवली की बात करें या पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है। याद रखना है पॉजिटिव स्क्यूनेस तब होगा जब सिमेट्री बिल्कुल भी ना हो। दैट मीन्स अगर एसिमेट्रिक है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोई फिक्स नहीं है, एसिमेट्रिक होता है तो हमेशा पॉजिटिव स्क्यूनेस आता है। तो ऑप्शन याद रखना है हमेशा बी हो जाएगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब आपके याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, एसिमेट्रिक हो। असिमेट्रिक होगा तो भाई नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इन अ पॉजिटिव स्क्यू डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। देखिए मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ये क्वेश्चन मैं इससे ऊपर भी करा चुका हूं। कोशिश आपको करना है कि भाई क्या वहां पर बताया था। यहां पर आपसे बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन को समझते हैं। इन पॉजिटिव स्क्यूनेस से आपको पहली चीज वो बोल रहा है कि भाई स्क्यूनेस आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। अब मीन इज ग्रेटर देन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज क्या होगा, लेस देन मोड होगा, इक्वल टू मोड होगा। क्वेश्चन कहता था कि पॉजिटिव स्क्यू डिफरेंसेस की बात कर रहा है तो लेस देन मोड, इक्वल टू मोड, ग्रेटर देन मोड या फिर नन। जल्दी ऑप्शन कीजिए, ट्रिक कीजिए जल्दी सारे से लोग, जितने लोग भी हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव, आपको क्या पकड़ना है, पॉजिटिव स्क्यू डिफरेंस है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन है, दैट मीन्स ग्रेटर देन मोड होगा। पहले मैंने ऊपर भी बता चुका है कि जब भी पॉजिटिव स्क्यूनेस तब होगा, पॉजिटिव आपका तब ही होगा जब मीन की बात करें या मोड की बात करें हमेशा ग्रेटर देन मोड हो, ठीक है। तो मीन से बड़ा अगर मोड होगा तभी आपकी क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूनेस आएगी। तो क्वेश्चन को समझ लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके नेक्स्ट आपसे पूछा है स्ट्रेट लाइन ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द, स्ट्रेट लाइन ट्रेन से रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। आपको याद रखना मैथमेटिकल क्वेश्चन है और ये रिसर्च में काफ़ी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। भाई एक स्ट्रेट लाइन बना दी, आपको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर दी है कोई पर्टिकुलर चीज़ के बीच में। जैसे मैंने कहा आपको शायद मैथ से पढ़ा कि ये इस तरीके से बना दी और आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के दे दी, या आपको एक स्ट्रेट लाइन कैसे में बना के दे दी, तो वो उसको किस इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो याद रखना है स्ट्रेट लाइन की जो है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो फिक्स होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये बेटा हमेशा मैथमेटिकल है, याद रखने की चीज़ है। हमेशा याद रखें कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश। नेक्स्ट बात करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ वेरिएशन। कोशिश कीजिए भाई, काफ़ी लोग कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए, जल्द से जल्द सोचने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर आप ऐसा कीजिए जिसमें आंसर ना लिखे हो, इसलिए मैंने उस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए बना रखा है। कोशिश कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और अपने आप में सोचिए कि आप लोग जितने क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या वो सारे करेक्ट है या फिर उनमें से कोई नहीं है। ओके नेक्स्ट देखिए, अब तक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। 15 की बात करें, 15 में क्या बोल रहा है आपसे, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ वेरिएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या लीस्ट मेजर करता है या बेस्ट मेजर करता है या एवरेज करता है या नन ऑफ द अबव। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ वेरिएशन का मतलब है बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन होता है। याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। ओके तो 15 का याद रखना है आपका, 15 का हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है इन डिस्क्रीट, चलिए इस इन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी जो है वो स्टैटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा है।
ओके, स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन मैंने लिए क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत वहीं पर होती है। बाकी वीडियोस में आप लोग चेक करोगे कि हर तरह के क्वेश्चन सैम्पल पे, हाइपोथेसिस पर, हर पैटर्न पर वीडियो पड़ी हुई इस चैनल पर। और इस वीडियो में, इस चैनल पर सिर्फ इसी तरह की वीडियो है, कोई फालतू फर्जी वीडियो नहीं है वहाँ पर। और हाँ, शुरुआत में जरूर थी, लेकिन अब मैंने क्या करा है, कोशिश की है कि आपकी सिर्फ यही वीडियो करिए। चलिए 16 की बात करें। इन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू, देखिए जब भी हम डिस्क्रीट निकालते हैं या आपको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो जो n की वैल्यू होती है क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। n का मतलब आपको याद रखना है, वो जो हम लोग करते हैं कि मान लीजिए आपको इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर 1 2 3, तो n का मतलब होता है कि आप जब टोटल इन सबको ऐड कर देते हो, जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन होती है उन सबको ऐड कर देते हो, वही होता है आपका n। तो याद रखना है n क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आप निकालोगे तो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। तो इन डिस्क्रीट की बात करें, उनमें अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा a। ओके, तो द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज n। चलिए नेक्स्ट, द मिड पॉइंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए फिर से उसी से रिलेटेड है आपका। चलिए नेक्स्ट बात करें, क्या चीज पूछ रहा है, द मिड पॉइंट इज इक्वल टू। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, मिड पॉइंट निकालने का भी देखिए फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूले पे ही मैंने क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। क्या पूछा है कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर आपसे पूछ रखता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 4। तो जब भी हमें मिड पॉइंट किसी का भी निकालना हो, या एक नॉर्मल सी बात होती है, आपको जब भी ये कुछ करना हो, मिड पॉइंट कभी भी किसी का निकालना है, या एवरेज जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तो आपको पता है कि भाई फॉर्मूला वही होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू, जितनी वैल्यू होंगी उनको उसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपसे पूछ रहा है भाई 6 प्लस 8, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालिए, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे हम, 6 और 8 लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 8 से कितना हो गया आपका 14, डिवाइडेड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा आपका 7। ओके, तो दैट मीन्स जब भी हमें मिड पॉइंट निकालना हो, मिड वैल्यू निकालना होती है, तो हम लोग करते क्या है भाई, दोनों वैल्यू जो होंगी, अपर होगी, जो लोअर लिमिट होगी उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, याद रखना आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए मीडियन निकालने का पूरा तरीका मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, आप चाहोगे तो मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, जिसमें आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, वो आप सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बड़ी बड़ी हो जाएगी वरना। चलिए, तो 18 में बात करेंगे, तो आप कोशिश करिए उस वीडियो को देखकर, आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस वीडियो की भी, या प्लेलिस्ट के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप लोग चेक कर सकते हो। तो 18 का आंसर मुझे निकाल के आप लोग बताएंगे कि मीडियन की वैल्यू क्या आ रही है। मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूँ, आंसर मैं कोशिश करके निकाल देता, लेकिन मैं क्या करूँ, निकाल सकता हूँ, चलो मैं करता हूँ कोशिश। आप लोग क्या करेंगे, ये लो मैं आंसर यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, आंसर इसका भी निकलेगा, ठीक है। बट आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके वहाँ पर मैंने देखिए अबाउट में जाओगे तो आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, या तो आप वहीं पर, या फिर कमेंट में आप क्या करें, इसका सॉल्यूशन डालेंगे कि इन 1150 इज करेक्ट और नॉट। चलिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ भाई कितने लोग देखते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं आपको, द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो सेम क्वेश्चन है, 18 और 19 आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं आपको आंसर गिवन दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, इसी वजह से यहाँ पर। चलिए, तो मीडियन की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर मीडियन निकलेगी इसकी ये वाली वैल्यू 591। कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, जिनको भी नहीं आता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि सर हमें मीडियन निकालना नहीं आता है। जिनको भी मीन, मीडियन, मोड निकालना नहीं आता है, उसकी भी वैल्यू या उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप लोग प्लीज़ कोशिश करें, नहीं होगा तो मुझे बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मीडियन मोड निकालना और उससे भी ज़्यादा सरल है, तो आप वीडियो अगर एक बार चेक करोगे तो मुश्किल मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए, फिर भी मैं मोड को निकालने का और सिंपलेस्ट तरीका बता देता हूँ कि मोड की बात करें, द मोड ऑफ, क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज। मोड क्या होता है, तो कोशिश करना है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो। यहाँ पर देखिए जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, यहाँ पर देखिए 3 कितने बार रिपीट हुआ है भाई, 2 बार हुआ है। 5 की बात करें तो देखिए 5 भी आप बात करें, देखो एक ये है, 1 2
3। देखिए जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही हो जाती है हमारी मोड। ठीक है, तो मोड क्या होता है, 3 बार या 4 बार या 5 बार। तो यहाँ पर आंसर बिना देखे आप कर सकते हो 5। और चाहोगे तो इसकी भी ट्रिक मैंने इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार देखिए, स्टैटिक्स की ऑलमोस्ट वीडियो मैंने डाल रखी है। जो टॉपिक आपके पास नहीं हो या वीडियो में नहीं मिल रहा हो वो मुझे प्लीज़ आप लोग बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर पर भी आपको निकाल दूं। कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता है, मीन निकालना नहीं आता है, मोड निकालना नहीं आता है, मीडियन निकालना नहीं आता है, तो सबकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द एब्सोल्यूट। देखिए ये क्वेश्चन तीसरी बार करा रहा हूँ मैं, इसी वीडियो के अंदर दूसरी बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेजर करता है वो एब्सोल्यूट मेजर करता है। किस चीज़ का करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द एब्सोल्यूट। क्या वो डिस्पर्सन करता है, एवरेज करता है, स्क्यूनेस करता है या फिर कुर्टोसिस करता है? चलिए सोच के बताइए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है एब्सोल्यूट। आप लोगों ने शायद सोच लिया होगा, कमेंट करते जाइए। नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक आपका छूट जाता है वो टॉपिक पे मैं कवर कराऊं। चलिए, तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेजर करता है वो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन को ही। ठीक है, तो डिस्पर्जन वैल्यू को ही वो हमेशा क्या करता है, मेजर करता है। दैट मीन्स आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सट्रीमली। देखिए द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द। देखिए अब भी सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वहां पर क्वेश्चन का मतलब अलग था और यहां पर क्वेश्चन का मतलब अलग है। क्या बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में? देखिए द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द एब्सोल्यूट। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एब्सोल्यूट। किसको मेजर? एब्सोल्यूट करता है, तो वो डिस्पर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देखिए द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल। देखिए एक्सट्रीमली यूजफुल इन जजिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, एक्सट्रीमली यूजफुल इन। तो जब भी मैं बात करूं एक्सट्रीमली यूजफुल इन आता है तो यहां पर आंसर हो जाता है आपका मीन। ओके, तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तब आपको मीन निकालना पड़ता है, और उसका मतलब आपको जब तक मीन नहीं निकालोगे आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं निकलेगा, और वहां पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 22 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करें आपसे 23 में क्या पूछना चाह रहा है, डैश इज यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है आपसे कि डैश इज यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज। 2 है या 2 से ज़्यादा सीरीज है, उनको हमें कंपेयर करना है, उनकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है, तो इनमें से हम किसको यूज़ करेंगे? देखिए आपके पास ऑप्शन 4 है। क्या आप मीडियन से कर सकते हो, मीन से कर सकते हो, ठीक है, मीन से कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से कर सकते हो, या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कर सकते हो, या मीन डेविएशन से कर सकते हो। जल्दी से सोच कर बताएं मुझे क्या चीज़ पूछ रहा है आपको। भाई 2 सीरीज है, उन 2 सीरीज के बीच में हमें वेरिएबिलिटी को मेजर करना है, तो मीन से तो नहीं कर सकते, मीन तो एक ही सीरीज के लिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक ही सीरीज का होता है, मीन डेविएशन भी पर्टिकुलर एक ही सीरीज का होता है। हम 2 सीरीज की बात करते हैं तो वहां पर हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो यहां पर याद रखना कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन ये सब एक सिंगल सीरीज के लिए होता है, लेकिन हम जब 2 सीरीज की बात करते हैं तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 24 की बात करें। 24 पूछ रहा है दैट डैश एनालिसिस डील विद द एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। डैश एनालिसिस, देखिए क्वेश्चन को समझिए, कोशिश कीजिए आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपकी जो थिंकिंग है वो आपकी डेवलप हो। इसी वजह से मैंने इनके आंसर्स हटा के आपको दूसरी तरीके से आपको टाइम देके क्वेश्चन को करा रहा हूं। ओके, तो 24 में आपसे क्या पूछ रहा है, डैश एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में हमें क्या करना है, एसोसिएशन निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्क्यूनेस या फिर कुर्टोसिस। सोचिए, आई थिंक सोच लिया भाई हमें 2 लोगों के बीच में रिलेशन बताना है, 2 लोगों के बीच में एसोसिएशन बताना है, दैट मीन्स कोरिलेशन। भाई 2 लोगों के बीच में ही तो हम रिलेशन बताएंगे, वही तो कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो एनालिसिस क्या है, कोरिलेशन जो एनालिसिस होता है डील विद द एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जब हमें चेक करना है तो वही चीज तो कोरिलेशन है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है। सोचिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या बोल रहा है 25 में 25 डैश एनालिसिस
डैश इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज तो नहीं किया, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा था कि हमें दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एसोसिएशन निकालना है, तो हम किसका यूज़ करते थे, कोरिलेशन। नेक्स्ट में देखिए लैंग्वेज ही सिर्फ चेंज की हुई है। क्या बोल रहा है आपसे, डैश इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। भाई दो लोगों के बीच में या फिर बात करें टू और मोर वेरिएबल के बीच में हमें एसोसिएशन निकालना था, या उनके बीच में हमें कोई रिश्तेदारी निकालना है। भाई रिश्तेदारी निकालने का मतलब ही क्या होता है, 25 को क्या बोलना है, याद रखना है कोरिलेशन। कोरिलेशन ही का मतलब है भाई दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हमें क्या करना है, एसोसिएशन चेक करना है, उनके बीच में रिलेशन चेक करना, वही तो कोरिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़, या आपको समझ में आ रही हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इस वीडियो को लाइक ही करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बट लेकिन अगर इस वीडियो से किसी को भी 1% भी फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ उसके पास ज़रूर भेजें। कोशिश करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जहाँ भी पॉसिबल हो वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप खरीदिए मार्केट से। मैं कहता हूँ आपको इतने यूनिक क्वेश्चन मैं ला कर दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। पीएचडी, एमफिल, एमएससी, कई लोगों का इनमें सिलेक्शन सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पाता है। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो से के जरिए आप लोगों के एक शेयर से कई लोगों को बेनिफिट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, द सिंपलेस्ट डिवाइस। चलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, द सिंपलेस्ट डिवाइस फॉर ascertaining whether two variables are related is to prepare a dot chart is called। देखिए आपको एक सिंपलेस्ट डिवाइस की बात कर रहा है, वो पर्टिकुलर डिवाइस जो आपका क्या बता रहा है कि दो वेरिएबल जो है वो रिलेटेड है, एक प्रिपेयर करता है एक डॉट डायग्राम या बोलो से एक डॉट चार्ट बना के वो रिप्रेजेंट कर देता है, उसको हम बोलते क्या है, वो पर्टिकुलर डिवाइस को क्या बोलते हैं, कि एक ग्राफिकल मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, या फिर कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है। देखिए यहाँ पर वो आपसे जो बोल रहा है प्रिपेयर करता है डॉट चार्ट। देखिए यहीं से आपको समझना है डॉट चार्ट का मतलब क्या होता है, जो डॉट के फॉर्म में आपको दो के बीच में रिलेशन बताता है, और जो डॉट चार्ट होता है वो स्कैटर डायग्राम के थ्रू। दैट मीन्स ऑप्शन बी याद रखना है। तो सिंपलेस्ट डिवाइस आपका क्या होता है, डिवाइस होता है जो यहाँ पर टू वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताएगा बाय डॉट डायग्राम, तो उसे बोलते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। नेक्स्ट देखिए क्या चीज पूछ रहा है आपसे, the coefficient of correlation is said to be a measure of dash between two series। क्वेश्चन को समझिए, आपसे अब कुछ अलग चीज पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, द coefficient of correlation। देखिए coefficient of correlation, यहाँ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं जानना चाह रहा है, यहाँ पर coefficient of correlation is said to be a measure of डैश बिटवीन टू सीरीज। दो सीरीज है उनके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहा है और आपसे बोल रहा है कि ये क्या है। तो जब भी हम दो सीरीज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपसे टू सीरीज के मतलब बिटवीन टू सीरीज की जब हम बात करेंगे तो वो कोरिलेशन नहीं हुआ। कोरिलेशन का कोएफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही बोलते हैं हम लोग वेरिएंस। ठीक है, तो उसे बोलते हैं वेरिएंस, या लेकिन यहाँ पर दो सीरीज है तो टू सीरीज की बात करेंगे तो कोवेरिएंस इसके यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सेड टू बी अ मेजर ऑफ डैश बिटवीन टू सीरीज। तो दो सीरीज है उनके बीच का कोवेरिएंस ही कोई हम स्टडी या मेजर करते हैं जिसको कोवेरिएंस बोलेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सेड टू बी अ मेजर ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन टू सीरीज। चलिए नेक्स्ट, आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। 28 की बात करें, दैट वाज अ वेरी यूनिक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर एग्जाम में हुआ था, पीएचडी एंट्रेंस ही है, एमफिल एंट्रेंसेस की बात कर रहा हूँ, और मैं फालतू की वीडियो लगाता ही नहीं हूँ, है ना। आपसे बोल रहे हैं द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ डैश मेजर ऑफ रैंक कोरिलेशन। 28 देखिए भैया, एनटीए यूजीसी नेट पे पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, तो पेपर 1 का क्वेश्चन है। 28 की बात कर रहा है आपसे, द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ डैश मेजर ऑफ रैंक कोरिलेशन। किसका होगा, सोच के बताइए। पैरामेट्रिक हो सकता है, नॉन पैरामेट्रिक हो सकता है, लीनियर होगा या फिर नॉन लीनियर होगा। सोच के देखिए क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको, कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ रैंक कोरिलेशन। देखिए
कहां पर बात कर रहे हैं, कोरिलेशन, यहां पर समझना है भाई, कोरिलेशन की बात करें तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ, क्या होता है हमेशा याद रखें, इसे नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है भैया पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कहाँ पे यूज़ करते हैं, आखिर पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होता क्या है, तो प्लीज़ एक बार जाकर प्लेलिस्ट को देखो बेटा, तब तो समझ में आएगा कि भाई होता क्या है। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक की पूरी वीडियो बना के रखी है, उनको कॉन्सेप्ट बना के रखा है और आपको समझा भी रखा है, उसकी मैंने सीरीज भी करा रखी है, क्वेश्चन भी करा रखे हैं, बट टाइम कहाँ है तुम लोगों के पास। नेक्स्ट पूछ रहा है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज एक्सप्रेस्ड एज, चलिए बताइए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज एक्सप्रेस्ड एज, दिख ही रही है डायरेक्ट मेरे ख्याल से, अगर किसी को दिख गई है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, नहीं दिख रही है तो पहले भी बता चुका हूँ रिग्रेशन लाइन के बारे में, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ओके, तो बिना देखे जिन्हें लेट करिए, सीधे सीधे करें, चलिए पंडित जी की जय हो। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज एक्सप्रेस्ड एज, देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, देखिए x ऑन y, तो जब भी इसको देखिए ट्रिक भी बता सकता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ, काफ़ी लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, समझिए। तो एक्सप्रेशन की बात करें, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, देखिए क्वेश्चन में क्या समझ रहे हैं, किस पर पूछ रहा है, आपसे बोला है x ऑन y, देखिए अब जिसके ऊपर बोलेगा x ऑन y इज एक्सप्रेस्ड है, तो जब भी हम बात करेंगे x ऑन y पूछ रहा है, तो इसको आपको क्या कर देना है, लास्ट में ले आना है, ठीक है, और इसको आगे ले आना है। तो जिस ऑप्शन में आपको x ऑन y जिसको पर ऊपर दूसरा डिपेंड है उस वैल्यू को देखना है कि लास्ट में है या नहीं। तो देखो पहले वाले में तो है ही नहीं, तो गलत हो गया, दूसरे वाले में भी नहीं है, अब तीसरा और चौथा ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए क्या है, y इज इक्वल ए प्लस बी एक्स में भी हो सकता था, देखिए लेकिन नीचे वाला भी हो सकता था, बट मैंने कहा यहाँ पर देखना है एक लाइन इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट दिख रहा है, तो जिस पे पूछ रहा है एक्स ऑन वाई पूछ रहा है, मतलब एक्स आपको लास्ट में मिलेगा, वाई आपको आगे मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही का ऑपोजिट है, आपसे क्या पूछ रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x, देखिए y ऑन x, अब देखिए फिर से वही लगाना है, कहां पर आपको दिख रहा है ऑपोजिट इक्वेशन, देखिए क्या बोल रहा है y ऑन x, अब जिस ऑप्शन में मुझे ये दिखाई दे कि y मुझे साइड में दिखाई दे और x मुझे आगे की तरफ दिखाई दे, ये ऑप्शन मुझे ढूंढ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए पहला वाला है क्या, बिल्कुल नहीं है, ही नहीं यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है क्या, नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन में दिख सकता है, तो मैंने क्या बताया भाई एक्स और एक्स की तो बात ही नहीं होगी, दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये सी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। आई थिंक मेरे को आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रही होगी कि एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, तो जिसमें क्वेश्चन हम लोगों के लेवल पर जो आता है वो टफ हो जाता है, बट टफ इतना भी नहीं होता है। आप लोग ट्रिक का यूज़ करें, इसी ट्रिक को यूज़ करें, काफ़ी आप लोग कर सकते हो, और ये ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट 31 की बात करते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, इफ़ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.6 द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। आई थिंक मेरे ख्याल से किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जिनको हो चुकी है दिक्कत वो उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते। भाई किसको लोगों को आता है इसका कमेंट करें, आंसर सारे लोग। भाई इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.6 द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, भाई मुझे ये देख रहा है भाई कितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आंसर मुझे पता है, कोशिश करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ ही देता हूँ बीच में, जैसे कि आप लोग कर पाए या नहीं। चलिए 31 का आंसर जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग आंसर करें। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि आप लोग में से कितने लोग हैं, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मैं इसका आंसर आपको कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्वेश्चन की वैल्यू में से ही एक कोई सा निकलेगा। चलिए हिंट में दे रहा हूँ यहाँ पर कि ABCD में से 4 ऑप्शन देखेंगे कि इन दोनों वैल्यू के आसपास आंसर है, ठीक है। अब आसपास में आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर है, इन दोनों के आसपास ही निकलेगा।
चलिए नेक्स्ट, फिर भी देख लेते हैं भाई जितने लोग दिख रहे हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए नेक्स्ट 32, द कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वैल्यू रेंज बिटवीन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया और काफ़ी बार आया और काफ़ी लोग गलत भी कर देते हैं। यहाँ याद रखना कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक करती है भाई, 0 एंड 1 करती है, नो, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। -1 से लेकर -1, 0, +1, मतलब -1 से लेकर +1 तक ये वैल्यू आपकी जाती है। तो ये याद रखिए, जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा जहाँ पर 0 1 है तो ये गलत हो गया, नन तो हो नहीं सकता, -1 से 0 ये भी नहीं है, इसके आगे भी जाता तो -1 एंड +1, तो यहाँ पर रखना यहाँ से यहाँ तक चलती है। तो 32 में याद रखना काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी लोग गलत करते हैं, तो यहाँ पर -1 से +1 तक ये वैल्यू चलती है। तो -1 0 +1। नेक्स्ट, ये भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेसिस पर है, कोशिश कर सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट करने की ट्रिक से। अ बैग कंटेन 10 ब्लैक 20 वाइट बॉल्स एंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ब्लैक। कोशिश कीजिए, एक बैग है जिसके अंदर वो बोल रहा है कि 10 ब्लैक बॉल है, 10 जो है वो ब्लैक बॉल है, 20 जो है वो वाइट बॉल्स है, ठीक है, 10 और 20। आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, अगर मैं टोटल को मैं ऐसे मान लेता हूं, क्या मानता हूं, इन 10 की जगह 20 की जगह मैं एक एक मान लेता हूं, ये एक बॉल है भाई, डबल है, इसको मैं मान लेता हूं भाई, ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 1, वाइट बॉल आपकी कितनी है, अगर मैं 0 को हटा देता हूं तो 2, टोटल कितनी हो गई आपकी, तो टोटल में ऐड कर लेता हूं भाई। ट्रिक देखिए क्या होता है, टोटल कितना होता है, तो ट्रिक को मतलब है टोटल को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका 3। अब दोनों को मैंने एक बैग में डाल रखा है, तो किसी भी बॉल के आने के चांसेस कितने हो गए भाई, 3 बॉलें हैं, अगर मैं 3 बॉल की बात करूं तो तीनों के आने के चांस कितने हो गए, तीनों की कोई भी बॉल आने के, भाई कोई भी आने का मतलब है ब्लैक आने के क्या चांसेस हो गए भाई, 1/3 चांसेस है। क्यों, क्योंकि 50% तो यही हो गया भाई, 50% चांस पूछते, 1/2 पूछते तो हमारे वाइट के हो जाता है, बट 1/3 चांसेस किसके हो जाते हैं, इसके हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी आए इस तरह का क्वेश्चन तो जो वैल्यू ज़्यादा है उससे बेसिस पर याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा 33 का आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ये 3 तो हो नहीं सकता था, 0 हो नहीं सकता था, 1/2 या 1/3 में से आपका एक निकलेगा, तो ऐड करके कोशिश करना है कि जो वैल्यू सबसे कम हो उसी को ऊपर रख के डिवाइड कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 events आर सेड टू बी डैश व्हेन बोथ कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है 34 वाला, और प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई है। पूछ रहा है कि 2 events आर सेड टू बी डैश व्हेन बोथ कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। जब दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो उनको क्या बोल सकते हैं। कोशिश कीजिए सोचने पर कि भाई इंडिपेंडेंट है, लाइकली इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। भाई डायरेक्टली बोल रहा है कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दैट मीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। 2 events said to be mutually exclusive in when both cannot happen simultaneously in a single trial। जब दोनों को एक साथ हम नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपका हो जाएगा ए। डायरेक्टली याद रखिए, बिल्कुल अलग अलग इवेंट है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि बीजेपी और कांग्रेस की बात चल रही है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग पार्टी है, एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन अलग अलग लड़ेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 2 events आर सेड टू बी when द आउटकम, चलिए देखिए आपसे क्या पूछा कि 2 events are said to be dash when the outcome of one does not affect and not affected by the others। देखिए 2 events said to be dash, 2 इवेंट को हम क्या बोलेंगे जब आउटकम दोनों का does not affect and not affected by the others। सोचिए जल्दी से 35 क्या चीज़ बोल रहा है कि भाई एक के जीतने या हारने से दूसरी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने कहा 4 पार्टीज है, 4 लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं, एक बीजेपी से हो गया, एक कांग्रेस से हो गया, एक आम आदमी पार्टी से हो गया और एक फालतू हो गया, मतलब एक निर्दलीय हो गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। तो
अब क्या होता है कि भाई बीजेपी का आदमी जीतेगा तो बीजेपी वाली पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस वाला जीतता है तो कांग्रेस वाले को फायदा होगा, या आम आदमी पार्टी का जीतता है तो आम आदमी पार्टी को सेंटर पर फायदा होगा। बट अगर मैं बात करूं इन चारों में से कि अगर कोई एक जीत जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी पार्टी को, दैट मीन्स वो कैसा होगा भाई, निर्दलीय वाले के जीतने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वोट की काउंटिंग कहीं नहीं जाएगी। दैट मीन्स याद रखना है कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी डैश, two events are said to be independent when the outcome of one does not affect and not affected by the others। तो जब किसी की जीतने या हारने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स किसी के होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसी पार्टी से उसे कोई मिल ही नहीं रहा है, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है। उसके होने से किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ना होने से भी किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही सारी पार्टियों से उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे वैल्यू को बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट 36 आपसे क्या पूछा है कि डैश इवेंट्स आर दोज इन विच द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट इन एनी वन ट्रायल अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट्स अदर ट्रायल्स। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको देखिए जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मान लीजिए मैंने कहा एक पार्टी है, उस पार्टी का एक नेता है, मान लेते हैं कि भाई वो जीतता ही उसी की वजह से है, अगर वो होगा नहीं या होगा नहीं या फिर नहीं होगा तो इफेक्ट पड़ेगा पूरी पार्टी पर। जैसे मान लेते हैं मोदी जी की, अगर मान लेते हैं कि मोदी जी को हटाकर वो कह दे कि भाई हम प्रधानमंत्री इनको नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे को बना देंगे, तो क्या हो रहा है बेटा, इनकी जीत और हार, बीजेपी की जीत और हार जो होगी वो डिपेंड कर गई अब उस पर कि भाई अब इसकी जगह बीजेपी पर्टिकुलर कैंडिडेट जो थे वो उन्हीं की वजह से वोट दे रहे थे, कुछ ऐसे थे जो चाह रहे थे कि ये हट जाए बस, बाकी कोई भी आ जाए। तो यहां पर क्या होगा, जब ऐसे इवेंट होते हैं जो उसकी वजह से